हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट इतिहास के बृहत सिद्धांत में टॉपिक सामाजिक सिद्धांत यानी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत और युग चक्रवादी सिद्धांत और उसकी भूमिका। अब इस वीडियो में देखते हैं कि सामाजिक सिद्धांत क्या होता है, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। अमेरिका के एक प्रमुख इतिहासकार रेल्फ टर्नर ने अपनी कृति द कल्चरल ट्रेडिशन यानी महान सांस्कृतिक परंपराओं में इतिहास को एक सामाजिक स्मृति मानते हुए लिखा है कि इतिहास एक सामाजिक स्मृति है जो वर्तमान जीवन को अतीत के साथ संबंधित करती है। यानी वर्तमान के जीवन को किससे जोड़ती है? अतीत से, यानी पीछे घटित हुई घटनाओं से, और इस प्रकार वर्तमान को बोधगम्य बनाती है। इसका कार्य समाज की अक्षुण्णता को सुरक्षित रखना है, जो इसकी व्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। अतः मनुष्य इतिहास के बिना नहीं रह सकता। यदि उसके पास इतिहास नहीं होता तो वह इसकी कल्पना और आविष्कार कर लेता। इस तरह आख्यानों की सृष्टि होती है। ये आख्यान असत्य हो सकते हैं, किंतु सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने का अपना कार्य तो करते ही हैं। आगे पढ़ेंगे। सोरोकिन यानी जन्म 1889 ईस्वी में समाज को संस्कृति के साथ ही रखते हैं। उनके मतानुसार संस्कृति उन मूल्यों, आदर्शों और स्थापनाओं का समूह है जिनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन की रीति और शैली का निर्माण करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जिन तथ्यों को सत्य, शिव और सुंदर मानते हैं, उनसे संस्कृति का स्वरूप निश्चित होता है। अतः यह एक मानसिक विकास की प्रक्रिया है। चूँकि समाज में रहकर ही मनुष्य इस विकास में अग्रसर होता है, अतः संस्कृति सामाजिकता में घुल मिल जाती है। अतः सोरोकिन महोदय ने सामाजिक संस्कृति यानी सोशियो कल्चरल परिभाषा का प्रयोग किया है। आगे पढ़ेंगे। टर्नर के अनुसार जब मानव प्राग मानव अवस्था में प्रविष्ट हुआ, यानी पहले वो क्या था? प्राग मानव था शुरुआती दिनों में, फिर वो वास्तव में मानव बना। जैसे होमिनिड थे या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे, वो पहले चिंपैंजी की तरह दिखते थे, या वैसे वो पूर्ण मानव नहीं थे। जब वो धीरे धीरे होमिनिड की तरफ आए, फिर होमो सैपियंस की तरफ आए, जब वो मानव अवस्था में प्रविष्ट हुए यानी बदले, उसकी वाक शक्ति, उसकी बोलने की शक्ति क्या थी? विकसित हुई। हाथों की क्रिया स्वतंत्र हुई। तभी से उसने सामाजिक संगठन, संघर्ष और समन्वय की सामाजिक क्रियाओं से संस्कृति को जन्म दिया। मनुष्य की मनोवृत्ति और बुद्धिमत्ता सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के प्रतिबिंब हैं। यानी मनुष्य की मनोवृत्ति, उसकी सोच समझ और बुद्धिमत्ता यानी समझदारी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के प्रतिबिंब है। ठीक है। प्रारंभिक मानव आदिम साम्यवादी अवस्था में था। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्ग ऐतिहासिक भौतिकवाद से जोड़ा है। इन्होंने कहा है प्रारंभिक मानव आदिम साम्यवादी अवस्था में था। राहुल संकृत्यान के अनुसार वन मानुष से मानुष तक की विकास यात्रा में हाथों की मुक्ति तथा कंधे को सीधा कर खड़ा होना, ये दोनों, आगे पढ़ेंगे। बातें मानव के विकास में सर्वाधिक सहायक हुई हैं। जब मानव फलाहारी से मांसाहारी बना तो मांसाहार का सर्वाधिक प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ा और वह पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। अब जायज़ सी बात है, अगर उसने फलाहारी बना तो उसे मांस की आवश्यकता पड़ी। अब मांस आसानी से नहीं मिला तो उसने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन में जब उसे मांस की ज़रूरत होती थी, जो जिस पशु को पालते तो उसी को खा लिया करते थे। इस समय फल संचय एवं प्रज्ञा के माध्यम से जो भी संपत्ति थी वह सम्मिलित श्रम से प्राप्त होती थी। यानी जो वो कुछ भी संचय करते थे फल का, वो एक साथ इकट्ठा होकर करते थे सम्मिलित श्रम से। राहुल जी के अनुसार यही अवस्था आदिम साम्यवादी अवस्था थी। समाज के उद्भव के बारे में राहुल संकृत्यान जी ने लिखा है कि मनुष्य को पैदा होते ही बना बनाया समाज नहीं मिल गया।
बल्कि प्रकृति को पराजित कर भोग उत्पादन के लिए सहयोगी श्रम और आत्मरक्षा के लिए सहयोगी संग्राम ही थे, जिन्होंने मुक्त हाथ की बढ़ी हुई शक्ति को और बढ़ाकर मनुष्य को समाज बनाने की प्रेरणा दी। यानी जब मनुष्य का अस्तित्व आया तो उसे एकदम समाज में नहीं मिला, उसने स्वयं बनाया, कठिनाइयों से बनाया, परिस्थितियों से बनाया, प्रकृति के द्वारा दी गई चुनौतियों को लड़कर बनाया। अतः राहुल जी का मानना है कि मनुष्य आज जहाँ है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बड़े बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा है। यानी हम इस समय जो रह रहे हैं वो समाज है, ये समाज एकदम नहीं बन गया, इस समाज को बनने में बड़े बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा है मनुष्य को। वस्तुतः इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु समाज है और समाज के उद्भव एवं विकास के साथ ही इतिहास को भी गति एवं दिशा मिलती है। सभ्यता के उद्भव एवं विकास के लिए टॉयनबी ने जो चुनौती एवं उत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वही चुनौती एवं उत्तर का सिद्धांत समाज के उद्भव एवं विकास पर भी लागू होता है। मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए आरंभिक अवस्था में कई चुनौतियां मिलीं और मानव ने सामूहिक रूप से इन चुनौतियों को सफल उत्तर दिया। अगर वो चुनौती को सफल उत्तर नहीं देता तो कुछ सभ्यताएं ऐसी थीं वो तुरंत बनी और तुरंत समाप्त हो गईं, और कुछ सभ्यताएं थी जिन्होंने चुनौती को उत्तर दिया तो वो आज हमारे सामने इतिहास में कहीं ना कहीं हमें साक्ष्यों के आधार पर मिल जाती हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, सुमेरियन सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई। यहाँ तक कि चुनौतियों के सफल उत्तर देने के लिए ही मानव ने समाज का सहारा लिया। यानी उन्होंने एकजुट होकर चुनौतियाँ दी, फिर हमारा मानव समाज बना। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। यह परिवर्तन केवल व्यक्ति में ही नहीं होता, समाज के स्वरूप में भी होता है। समाज के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ, जो कि वैयक्तिक होते हुए भी सामूहिक था। यानी समाज में धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन होते गए। यह सामाजिक प्रयत्न ही भाषा एवं चिंतन को गति देता है। इसलिए राहुल सकृत्यान जी ने भाषा एवं चिंतन को समाज सापेक्ष माना है। मनुष्य को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौगोलिक इत्यादि चुनौतियों ने बाध्य किया संगठित होने के लिए। राहुल जी के अनुसार समाज व्यक्तियों के योग से बना है, किंतु वह व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है। व्यक्तियों के योग से मिलकर बने समाज में गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। व्यक्ति अलग अलग रहकर जैसे सोचता है, जैसी हरकत करता है, समाज के रूप में उसके वातावरण में आने पर समाज से वह प्रभावित होता है और उसकी सोच और क्रियाकलापों में भी अंतर आ जाता है। जुलूस, सभा, बड़े मजमे में व्यक्ति प्रभाव में बह चलते हैं या कम से कम उससे प्रभावित जरूर होते हैं। इसी से मालूम होता है कि समाज व्यक्तियों के समूह से बढ़कर और उसी तरह जैसे पुर्जों के ढेर से घड़ी बढ़कर है। राहुल जी ने अपने इस कथन को इस गणितीय सूत्र द्वारा बताते हैं कि समाज मनुष्य को जोड़कर ना होकर मनुष्य को क्या गुणा मनुष्य है। यानी एक मनुष्य बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो क्या है यहाँ पर गुणा है, यहाँ जोड़ नहीं होगा। सामाजिक विकास ने किस प्रकार इतिहास को गति एवं दिशा दी है, इस तथ्य को रेखांकित करते हुए राहुल जी बताते हैं कि आदिम साम्यवादी युग मात्र सत्तात्मक युग था। अब राहुल जी ने ये क्या कहा था कि अब यहाँ पे हम 2 और 2 को प्लस करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और यदि हम 2 को 2 दूनी 4 हो जाएंगे, पर अब यही भी 2 फिर आगे 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, फिर ये 2 आगे 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना ये सूत्र बनाया है गणित का। सामाजिक विकास ने किस प्रकार इतिहास को गति एवं दिशा दी है, इस तथ्य को रेखांकित करते हुए राहुल जी बताते हैं कि आदिम साम्यवादी युग मात्र सत्तात्मक युग था। यानी उसमें मात्र सत्तात्मक पक्ष था, वो क्या था, प्रभावी था, जिसमें विवाह परंपरा नहीं थी। विवाह परंपरा आरंभ होने के साथ ही स्त्री के अधिकारों का ह्रास उस समय होने लगा, जबकि जीविकोपार्जन में पुरुष अपने को प्रधान साबित करने लगा। इस प्रकार मातृ सत्ता से जनसत्ता, कबीलाशाही और इसके पश्चात पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हुई। पितृसत्ता की स्थापना के साथ ही वर्गहीन मानव समाज में वर्ग भेद का आरंभ हुआ। पितृसत्ता ही आगे चलकर गणतंत्र एवं राजतंत्र 2 धाराओं में बही। राहुल जी ने पितृसत्तात्मक
समाज की स्थापना के मूल में स्वार्थांधता को माना है, जिसके क्रमशः बढ़ने से सभ्य मानव समाज 3 अवस्थाओं यानी दासता युग, सामंतवादी युग एवं पूंजीवादी युग में बट गया। यानी स्वार्थ था। सभ्यता का यह विकास 3 तत्वों श्रम विभाग, वस्तु विनिमय और उत्पादन के स्थान पर आधारित था, जिसमें श्रम विभाग दासता से जुड़ गया, वस्तु विनिमय सामंतवादी युग से जुड़ गया, उत्पादन पूंजीवादी युग से। सामाजिक, इसमें सामाजिक में की यहाँ पे लगेगी मात्रा, कहाँ पे गलत लग गई है। व्यवस्था में जातियों का विशेष महत्व है। जातियों के आधार पर भी इतिहास की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। फ्रेंच विद्वान जोसेफ आर्थर द गोबिनो, जो 1816 से 82 ईस्वी में रहे, ने जातिगत आधार पर इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए बताया है कि आरंभ में 3 प्रमुख जातियां थीं, यानी श्वेत थी, पीत थी और श्याम थी। इनमें श्वेत जाति सबसे अधिक बुद्धिमान और सृजनशील थी। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रंग भेद कर दिया फ्रेंच विद्वान जोसेफ ने। इसी ने दोनों गोलार्धों में 10 प्रधान संस्कृतियों को जन्म दिया, किंतु इस विकास और प्रसार की प्रक्रिया में अन्य जातियों में से इसका सम्मिश्रण हुआ, जिसके कारण बहुत से जातीय वर्ग और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। यानी इन्होंने संस्कृति की उत्पत्ति और सामाजिक परिवर्तन में किसको प्रमुख माना है, श्वेत जाति के लोगों को। इससे श्वेत जाति की पवित्रता नष्ट हो गई और उसका ह्रास आरंभ हो गया। ईसा मसीह के समय तक मानवता के इतिहास का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। तब से सभ्यता पतनोन्मुख है, यानी पतन हो चुका है, यानी पतनों की ओर है। समानता की विचारधारा, जनतंत्र के आंदोलन, जातीय सम्मिश्रण यानी एक जातियों के दूसरे जातियों से मिलना, वर्ण संकर इस पतन के प्रतीक हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन 1822 से जो 1911 ईस्वी तक रहे, का मानना है कि जातियों के पैतृक गुणों के परिवर्तन के फलस्वरूप समाज की ऐतिहासिक गतिविधि चलती रहती है। जातियों के अनुरूप ही व्यक्तियों की प्रतिभा होती है। उनके अनुसार नीग्रो जाति ने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म नहीं दिया, यह जाति के प्रभाव का ही फल है। गाल्टन ने उक्त विचार अपनी प्रसिद्ध कृति हेरिडिटरी जीनियस पैतृक प्रतिभा में व्यक्त की है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे क्या कर दिया, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या कर दिया, यहाँ पे रंग भेद कर दिया। तो हमें ऐसे विचारों से बचना चाहिए। इस प्रकार की कथन हमें उत्तर में लिखने से बचना चाहिए। पुस्तक को हम पढ़ तो सकते हैं, पर कौन से विचार हमें पुस्तक से ग्रहण करने हैं और कौन से विचार हमें पुस्तकों से ग्रहण नहीं करने, ये हमारे ऊपर है, हमारी मनोदशा के ऊपर है, हमारे विचारों के ऊपर है। यह जाति के प्रभाव का ही फल है। गाल्टन ने उक्त विचार अपनी प्रसिद्ध कृति हेरिडिटरी जीनियस पैतृक प्रतिभा में व्यक्त किए हैं। आगे पढ़ेंगे। जर्मन समाजशास्त्री एल्फ्रेड ओतो अमोन 1842 से 1916 ईस्वी में रहे, ने शारीरिक नापतौल मुख्यतः खोपड़ियों के आधार पर ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उनके मतानुसार लंबी खोपड़ी प्रतिभा और उत्कृष्टता का लक्षण है। जब जब किसी समाज में लंबी खोपड़ी वालों की संख्या अधिक रहती है, तब तक उस समाज का उत्कृष्ट होता है। और चूंकि नागरिक अभिजात और उच्च वर्गीय लोगों के ही परिचायक हैं। आजकल चूंकि यूरोप में उच्च वर्गों का निम्न वर्गों से सम्मिश्रण बढ़ रहा है और फलतः लंबी खोपड़ी वालों की संख्या घट रही है, इसलिए सामाजिक ह्रास का श्री गणेश हो गया, यानी शुरुआत हो गई है। अब इन्होंने एल्फ्रेड ओतो अमोन ने एकदम रंग भेद के बारे की बात ना करके उन्होंने यानी यहाँ पे रूपक कर दिया, यानी रूप अलंकार की तरह इन्होंने क्या कर दिया, उसको लंबी खोपड़ी से जोड़ दिया है। लंबी खोपड़ी से उन्होंने रंग भेद तो नहीं कहा, पर उन्होंने लंबी खोपड़ी कह दी। परंतु वर्तमान मानव शास्त्रियों ने अमोन के उक्त मत की मिथ्या बताया है। मत को उनके मतानुसार ऑस्ट्रेलियन, एस्किमो, न्यू कैलिडोनियन एवं निग्रो आदि लोगों की खोपड़ियाँ काफ़ी लंबी होने के बावजूद इतिहास में इन्होंने कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया। कई विद्वानों ने धर्म के आधार पर समाज एवं इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की है। मध्य युग में तो इतिहास की व्याख्या पर धर्म पूर्णतः हावी था, यानी मध्य युग में कही जा सकती जितनी भी घटनाएं होती हैं, कहीं न कहीं उनके घटनाओं के कारण और प्रभाव में धर्म का हाथ जरूर होता था। संत अगस्टाइन, संत टॉमस एक्विनास और बोसुए आदि के इतिहास दर्शन पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।
प्रख्यात सामाजिक विचारक ऑगस्ट कॉम्टे तक ने सामाजिक विकास के त्रिस्तरीय सिद्धांत को धार्मिक विकास की कड़ियों का नाम दिया है। कॉम्टे के उत्तराधिकारी माने जाने वाले प्रख्यात समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम का भी मानना है कि धर्म में सामाजिक भावना का सर्वोत्तम और सर्वोन्नत रूप केंद्रित रहता है। सामाजिक भावनाओं को दृढ़ करने में धर्म का सबसे बड़ा हाथ है रहा है। समस्त सामाजिक संस्थाओं का जन्म धर्म के द्वारा ही हुआ है। सब विचारों का मौलिक रूप धर्म में सन्निहित यानी मिला हुआ होता है, उसमें रहता है, विद्यमान रहता है। धर्म के बिना सामाजिक संस्थाओं का विकास और संरक्षण संभव नहीं है। मैक्स वेबर जो 1864 से 1920 तक रहे के अनुसार धर्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था सहित अन्य सामाजिक तत्व भी ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। टॉइनबी ने भी इतिहास का धार्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए धर्म में ही आध्यात्मिक अर्थ एवं उद्देश्यों को खोजने का प्रयास किया है। रस्टन को लबोर्न के अनुसार धर्म टॉइनबी के इतिहास की व्याख्या में केंद्रीय विचार है। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश इतिहासकारों ने विभिन्न सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित कर इतिहास की सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की है। विभिन्न विद्वान जातिगत, जनसंख्यात्मक, शारीरिक एवं धार्मिक आधार पर विभिन्न समाजों के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः समाज के सर्वांगीण विकास की विभिन्न अवस्थाओं ने ही इतिहास को गति एवं दिशा प्रदान की है। तो ये था सामाजिक सिद्धांत इतिहास का जो हमने पढ़ा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की लिंक की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।